नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, यह यूपी पीजीटी टीजीटी जीआईसी 2026 की एग्जाम की जितने हमारे प्यारे विद्यार्थी हिंदी सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही वन लाइनर की क्लास। बच्चों, यह रिवीजन है आपके लिए कम समय में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बच्चों, तो इसलिए मैं इस क्लास को लेकर आई हूँ ताकि आप लोग आसानी से अच्छी तैयारी कर सके कम समय में। कहीं भी चलते फिरते सोते बैठते किसी भी समय आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इस समय रेगुलर लग जाइए क्योंकि डेट सारी आ गई है, परीक्षा की डेट। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल लापरवाही ना करें। ओके, तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक में। इस वन लाइनर रिवीजन में आज का टॉपिक बच्चों आदिकाल। आदिकाल टॉपिक से वह इम्पोर्टेंट वन लाइनर रिवीजन कैसे है आइए देखते हैं। ये रहा आपके सामने। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, किस तरह से पूछा गया है आपका प्रश्न कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। तो यह वीरगाथा काल नाम किसने दिया प्रारंभिक काल को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया बच्चों। अब यही अगले पॉइंट में कि हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा है। हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा बच्चों? इसमें डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा ने इसे संधिकाल भी कहा बच्चों, ये भी याद रखिएगा, संधिकाल भी कहा किसने? राम कुमार वर्मा ने। अब देखिए कुछ हिंदी की महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ होता है कन्फ्यूजन। तो यहाँ से आप अगर देख लेते हैं तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। अब आइए देखते हैं मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो बीज वपन काल दिया है, बीज वपन काल दिया बच्चों। वही डॉक्टर मोहन अवस्थी ने क्या काल दिया है? नाम दिया बच्चों आधार काल नाम दिया। क्या नाम दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया है। किसका? आदिकाल का। ओके बच्चों, वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों आदिकाल ही नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? इन्होंने वीर काल नाम दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है, वीरगाथा काल नाम दिया है। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे बच्चों जयकाल नाम दिया है, जयकाल नाम दिया। किसको? आदिकाल का नाम। ओके बच्चों, तो ये था इम्पॉर्टेंट क्योंकि जहां कंफ्यूजन होता है आपको, इसलिए मैंने इस रूप में इसको प्रस्तुत किया है। अब आइए आगे देखते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता किसकी है? यह किसने माना है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है बच्चों? तो यह मानना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का मानना है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। अब आइए देखते हैं इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इंपॉर्टेंट में है बच्चों, सारे तथ्य इंपॉर्टेंट में हैं, चाहे आप जीआईसी का दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी, चाहे आप पीजीटी। ओके बच्चों, अब देखिए अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किसने किया बच्चों? इतने खंडों में तो यह विभक्त करने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं बच्चों। ओके, अब यहाँ से कई प्रश्न बन सकता है कि अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति, इतने रूपों में बच्चों
प्रश्न कितने बनेंगे, 1 2 3 4 प्रश्न बनकर पूछा जा सकता बनाकर। ओके बच्चों, तो इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, तो बच्चों इन्होंने जो आरंभ माना हिंदी साहित्य का 693 ईस्वी से माना है, 693 ईस्वी से माना है। अगले पॉइंट में देखते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है बच्चों, यह है पाली भाषा है। कौन सी भाषा है, पाली भाषा है। अगले पॉइंट में, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना किस रूप में बच्चों, किस तरह से है भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना, तो यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है, यानी अपभ्रंश का मिला जुला रूप है हिंदी में। ओके बच्चों, अब देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है, तो शालभद्र सूर की रचना है अपभ्रंश बाहुबली रास। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है, तो शालभद्र सूर ही बच्चों, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में रख लीजिए इसको। ओके, ढोला मारूरा दूहा बच्चों, यह 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दूहा। ओके बच्चों, अगर पूछता है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन है, तो ढोला मारूरा दूहा ही है बच्चों। अगले पॉइंट में, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो पतंजलि ने किया है। अगला पॉइंट है, अवभट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है बच्चों, तो ग्रामीण अपभ्रंश से तात्पर्य है अवहट्ट भाषा से। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द क्या, शिक्षा शब्द की जगह पर बच्चों तो शिक्षा कहा जाता था, शिक्षा। आगे आइए देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है, तो यह है सरहपा। कौन है, सरहपा है बच्चों। आगे देखते हैं, सिद्ध परंपरा की योगिनियां कौन है, योगिनियां, योगी नहीं योगिनियां, इनको याद रखना बहुत जरूरी बच्चों। टीजीटी में, पीजीटी में, जीआईसी में पूछता है, एक क्वेश्चन तो जरूरी आता है योगिनियों से, तो इनका नाम रट जाना है आपको, उनका नाम रट जाना है बच्चों आपको। तो सिद्ध परंपरा की योगिनियां है मणिभद्रपा, यानी मणिभद्रा के नाम से भी जाना जाता है मणिभद्रपा को, ये दोनों नाम कंफर्म कर लीजिएगा, लक्ष्मीकरा, कनखलापा तथा मेखलापा, यह योगिनियां बच्चों सिद्ध परंपरा की। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों, इसमें क्या दिया जा रहा है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो इंपॉर्टेंट में है सरहपा, सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र, एक ही नाम है बच्चों। ओके, सरहपा सरहपाद की रचनाओं का संपादन किया है तो राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से। ओके बच्चों, यह इंपॉर्टेंट में है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, शालभद्र सूर्य को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते बच्चों। और सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि कौन है, सरहपा यानी सरहपाद, दोनों नाम एक ही बच्चों। अब आइए अगला पॉइंट देखते, सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो राहुल सांकृत्यायन ने। सहजयान के प्रवर्तक कौन है, तो सरहपा है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्य या पुंड को। पुष्य या पुंड दोनों बच्चों एक ही है नाम, केवल इस तरह से लिखा गया पुस्तकों में, इस वजह से दोनों नाम दिया गया, दोनों एक ही है। ओके, अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई है बच्चों। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कहाँ से पूरी हुई है बच्चों, तो सरहपा से आरंभ हुई और नरोपा से पूरी हुई है। सरहपा से आरंभ हुई और नरोपा से पूरी हुई है बच्चों। यह पीजीटी और जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। अब अगला पॉइंट है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, यह कथन बच्चों किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगले पॉइंट में,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो इन्होंने पुरानी हिंदी नाम दिया है, पुरानी हिंदी कहा अपभ्रंश को। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा बच्चों? तो प्राकृताभास हिंदी का अपभ्रंश कहा है। ओके, अगले पे आइए देखते हैं आगे कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा बच्चों। आगे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? पुरानी हिंदी अपभ्रंश को सबसे पहले किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया बच्चों? तो सरहपा को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया है? सरहपा या सरहपाद को स्वीकार किया है। अब देखिए अगले पॉइंट में, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? या पीजीटी, जीआईसी और टीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ओके, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जिसे कहा जाता है वह है स्वयंभू। स्वयंभू को बच्चों अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ओके, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो वह स्वयंभू ही है। पौमचर्यु के रचनाकार कौन है? पौमचर्यु बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, तो यह है स्वयंभू बच्चों। पौमचर्यु के रचनाकार स्वयंभू ही है। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, यह किसने कहाँ लिखा गया है? तो पौमचर्यु में लिखा गया बच्चों। पौमचर्यु में लिखा हुआ मिला है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ओके, अगला पॉइंट है कि भविष्यत कहा यानी भविष्यत कथा, दोनों बात एक ही है। धनपाल द्वारा रचित को माना जाता है, किस तरह का काव्य माना जाता है बच्चों? तो यह है लौकिक चरित काव्य के रूप में माना जाता है भविष्यत कहा को। ये धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। अब आइए, अपभ्रंश का भवभूत किसको माना जाता है? तो यह पुष्पदंत या पुष्यदंत दोनों एक ही है, इसको भी याद रखना। आगे पॉइंट में पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं बच्चों कौन है? तो महापुराण है, जय कुमार या निर्णय कुमार दोनों बात एक ही है, चर्यु, जय कुमार या अड़य कुमार चर्यु, यशोधरा चरित और जसहर चर्यु, ये सारी रचनाएं किसकी है? पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं। ओके बच्चों, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों। इसमें खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, तो वह है अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो है। यह आपको टीजीटी में भी पूछा हुआ मिलेगा, टीजीटी में भी और जीआईसी में भी मिलेगा। यहाँ तक कि बार बार सवाल पूछा जाता है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपका हो नेट जेआरएफ हो। ओके बच्चों, अगले पॉइंट में देखिए इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी या खलिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सखुने या दो सुखने, एक ही बात है बच्चों। अगले पॉइंट में आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो वह अमीर खुसरो ही है। आगे देखते हैं अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता पहेलियों और मुकरियों का मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। ओके, अब देखिए आगे पॉइंट क्या दे रहा है। आगे पॉइंट दे रहा है कि जे हाल मिस की मकुन, जे हाल मिस की मकुन, तगा फुल दुराय नैना, तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बच्चों यह इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो हैं। अगले पॉइंट में खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को किसने कहा बच्चों? तो इसका यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ओके, अब आइए देखते हैं राउल बेल या राउर बेल बच्चों, रोवड़ा कवि की कृत है राउल बेल। यह किस तरह की कृत है बच्चों? तो शिलांकित कृति है, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। यह भी बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट में है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के
नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा बच्चों? तो ये वही है, राउल बेल है, राउल बेल है। ओके बच्चों, अब देखिए कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? तो कुवलय माला कथा बच्चों उद्योतन सूर की रचना है, उद्योतन सूर की रचना है। अगले पॉइंट में उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक बच्चों दामोदर शर्मा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण है एक व्याकरण ग्रंथ है बच्चों, उक्त व्यक्ति प्रकरण, यह भी बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। अब आइए देखते हैं, आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल और अपभ्रंश, डिंगल पिंगल और अपभ्रंश है बच्चों। चारण साहित्य किसे कहते हैं? तो रासो साहित्य को कहा जाता है चारण साहित्य बच्चों। आगे देखते हैं, सिद्धों तथा नाथों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या बच्चों 84 है और नाथों की संख्या कितनी है? 9 है, 9 है नाथों की संख्या, सिद्धों की 84 है। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था, आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था बच्चों किस रूप में? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था आदिकाल में। अगले पॉइंट में है कि रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यतः कैसी थी बच्चों? तो डिंगल पिंगल थी। किस तरह की थी? डिंगल पिंगल थी। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो जिनदत्त सूर है बच्चों, जिनदत्त सूर है उपदेश रसायन के रचनाकार। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से, हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो इन्होंने चारण काल नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है बच्चों। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि बीसल देव रासो या नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो, इसमें प्रयोग किया गया है तो गेय शैली का प्रयोग किया गया। किस शैली का? गेय शैली का बीसल देव रासो में प्रयोग किया गया। ओके, बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का, बीसल देव की पत्नी का नाम बच्चों राजमती है। क्या नाम है? राजमती है बच्चों। बीसल देव रासो किस तरह का ग्रंथ है बच्चों? तो यह प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है बीसल देव रासो, प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते, सॉरी बच्चों प्रश्न नहीं पॉइंट को देखते हैं। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है बच्चों, तभी पीछे आपने देखा ना, वह है बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो बच्चों। राजमती से रूठ कर बीसल देव चला जाता है कहाँ? उड़ीसा चला जाता है बच्चों, आज का उड़ीसा। ओके, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों को जाना जाता है किस रूप में? परमाल रासों को जाना जाता है बच्चों आल या आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों को। अगले पॉइंट, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य बच्चों पृथ्वीराज रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य किसे मानते हैं शुक्ल जी? तो चंदबरदाई महाकवि है और उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है बच्चों, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट में हो जाएगा। आगे है चंदबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदबरदाई। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त किसके थे बच्चों? ये संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। ओके, संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। किसके प्रति? संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। नीचे बच्चों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या है? ये भी पूछा जाने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट में बच्चों ये वाला। तो इनके पिता का नाम सोमेश्वर है। मैं बोल दे रही हूँ, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या है? तो सोमेश्वर है, सोमेश्वर है बच्चों। अब आइए इंपॉर्टेंट में है, आदिकाल रचनाएं उनके रचनाकार हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रचना और रचनाकार। बीसल देव की रचना बच्चों, बीसल देव रचना किसकी है? तो नरपति नाल की है। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? तो चंदबरदाई की है। परमाल रासो किसकी है? तो जगनिक की है। यहाँ कंफ्यूजन होता है, मैं इसलिए अलग की हूँ इसको, क्योंकि पीछे तभी पढ़ाई हूँ, लेकिन नहीं यहाँ इकट्ठा कर दे ताकि आपको आसानी हो जाए।
तैयार करने में। खुमार रासो किसकी है? तो दलपत विजय की है। वर्ण रत्नाकर रचना किसकी है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। ओके बच्चों, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। अब आइए आगे देखते हैं कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो जोइंदू या जोइंद कवि ने। दोनों नाम एक ही बच्चों, जोइंदू या जोइंदू। ओके। संदेश राशक आल्हा खंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका रचनाएं किस तरह की है बच्चों? तो यह वीर गाथा काल की रचनाएं हैं। संदेश राशक, आल्हा खंड और जय मयंक जस चंद्रिका ये रचनाएं वीर गाथा काल की रचनाएं बच्चों। अब आइए देखते हैं विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है बच्चों। यह आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना है। ओके, यह आदिकालीन कवि है विद्यापति और इनकी रचना जो पदावली है यह आदिकालीन रचना है। ओके बच्चों, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो बच्चों वीर रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस माना गया। ओके, विद्यापति ने लगभग रचनाएं कितनी की है? तो 14 ग्रंथों की रचना किया है विद्यापति ने। विद्यापति के पदों की भाषा क्या है? तो मैथिली भाषा में मोस्टली रचनाओं को किया है बच्चों विद्यापति ने। ओके, दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं किसकी है सारी बच्चों? यह विद्यापति की ही रचनाएं हैं। यह विद्यापति की ही रचनाएं बच्चों। विद्यापति की भाषा कैसी है? मैथिली, अवहट तथा संस्कृत, तीनों तरह की भाषा है बच्चों। मैथिली, अवहट तथा संस्कृत बच्चों विद्यापति की भाषा है। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई तो वह है बच्चों कीर्ति पताका। इनकी अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई है। यह बार बार पूछा जाने वाला है तो इसको इम्पोर्टेंट में आप लोग रख लीजिएगा। ओके बच्चों, इम्पोर्टेंट में ही इसको रख लीजिएगा। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका बच्चों? यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ओके, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है कहाँ? उनकी पदावली रचना के कारण। ओके बच्चों, उनकी पदावली रचना के कारण उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। मैथिल कोकिल कहा गया बच्चों। ये बच्चों दूसरे पॉइंट का आ गया था काम भाव और शरीर का सौंदर्य, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अगला पॉइंट है ये काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। यह कथन किसका है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। देसिल बैना सब जन मिठा, यह उक्ति किसकी है? तो विद्यापति की है। देसिल बैना सब जन मिठा, यह विद्यापति की उक्ति है बच्चों। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कौन है? अभिनव जयदेव की उपाधि से तो यह विद्यापति है बच्चों। विद्यापति आश्रित कवि किसके थे? तो महाराज शिव सिंह, नरसिंह और कीर्ति सिंह इत्यादि के बच्चों एक कवि थे बच्चों, आश्रित कवि थे विद्यापति। ओके, पंथ साधकों में शामिल है जालंधरी पाव, भरथरी और चूड़कर नाथ इत्यादि बच्चों, ये लोग पंथी साधकों में शामिल हैं। ओके, अब आइए आगे पॉइंट कुछ देखते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो आदिनाथ बच्चों। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो यह मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ है। दोनों लोग हैं। आपको विकल्प में जब मिलेंगे तो पहली प्राथमिकता मत्स्येंद्र नाथ को देंगे, अगर मत्स्येंद्र नाथ नहीं है तो आप गोरखनाथ को भी देंगे आंसर में। ओके, गोरखनाथ के गुरु कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या होता बच्चों? यह भी पूछा हुआ, टीजीटी पीजीटी दोनों में सवाल पूछा हुआ, टीजीटी और पीजीटी में, जीआईसी में भी पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ बच्चों, हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र, दोनों का योग है बच्चों हठ। हठ योग का उपदेश दिया था तो किसने? गोरखनाथ ने दिया था। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है बच्चों संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट में रखेंगे।
हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इतिहासकार अबू सईद ने किया है। हिंदवी शब्द का प्रयोग बच्चों इंपॉर्टेंट में है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ओके बच्चों, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इतिहासकार अबू सईद ने किया था बच्चों। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है बच्चों? तो ये वादिराज है। कौन है? वादिराज है बच्चों। अब देखिए आगे, निर्भय निर्भय भीम व्यायोग, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूर्य है। कौन है? रामचंद्र सूर्य है बच्चों। कौन है? रामचंद्र सूर्य है। तो मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर सकेंगे। ओके बच्चों, तो ये वन लाइनर शार्ट रिवीजन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए। साथ में परीक्षा की डेट पास आ रही है, धीरे धीरे एक एक दिन कम होता जा रहा है, परीक्षा होकर ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग जो भी टाइम मिले उसमें रिवीजन करते रहिए। आपको बुक लेकर इधर उधर नहीं टहलने, जो मोबाइल आपके हाथ में 24 घंटा रहती है, आपके सिर के आसपास सोते समय रहती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग जितना टाइम मिले उतना में आप रिवीजन करते रहिए। ओके बच्चों, बुक से पढ़ेंगे तो 1-2 घंटा लगेगा और यहाँ आप 15 मिनट में 20 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेंगे एक टॉपिक आदिकाल। इसी तरह हर टॉपिक मैं प्रेजेंट करूंगी आप लोगों के लिए बच्चों। ओके, तो ठीक बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम कल अपने राइट टाइम यानी शाम 6 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। और कल की क्लास का टॉपिक होगा बच्चों भक्ति काल, भक्ति काल होगा। ओके, तो ठीक बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।